बेटा हम लोग क्लासिफिकेशन के ही पाथ पे आगे बढ़ रहे थे और हमने सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो पढ़ा वो था डोबेराइनस ट्रायड रूल। दूसरा क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। तीसरा क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा लॉदर मेयर कर्व। इनकी एक एक बातों को मैंने काफी डिटेल में आपको बताया है और उम्मीद भी आपसे करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। चौथा जो उस जमाने का सबसे इफेक्टिव क्लासिफिकेशन माना जाता है, हालांकि पूर्णतः गलत था, लेकिन उस जमाने का सबसे इफेक्टिव क्लासिफिकेशन था, उसको रशियन साइंटिस्ट मेंडलीव ने किया। तो जो मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल था और उस क्लासिफिकेशन में उन्होंने पहली बार पीरियोडिक टेबल को जन्म दिया भाई। तो मेंडलीव्स का जो पीरियोडिक टेबल था उसको मैं आपको समझाता हूं। और काफी मजे की बात यह है कि जितनी मेंडलीव की गलतियां हैं वही आपके नीट और जेई का क्वेश्चन है, अगर पूछता है तो। भाई बाकी जितने भी आर्टिकल पढ़ते हो उनकी विशेषताओं को, उनकी प्रॉपर्टीज को जानने की कोशिश किया जाता है, लेकिन यहां जो जो इनने गलती की है वही बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप ये जाने कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में आधार क्या था, बेस क्या था। मेंडलीव ने बोला कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। यही बेचारे गलत हो गए, क्योंकि किसी भी बिल्डिंग की जब नींव भी गलत हो जाए, जब बेस ही गलत हो जाए, तो ऊपर वो बिल्डिंग अच्छी कैसे हो सकती है, सवाल ही नहीं पैदा होता। बाद में एक्सपेरिमेंट से आपने जानते हैं कि मोजले ने प्रूव किया कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर, नॉट द एटॉमिक मास। लेकिन वो बेचारे उस जमाने में कर रहे थे और उनको क्या लगा कि दे आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। इसको स्टेटमेंट बना करके उन्होंने पीरियोडिक टेबल को बनाया। पीरियोडिक फंक्शन तो समझ रहे हैं कि एक फिक्स एटॉमिक मास के बाद सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स का रिपीटेशन होता है। तो उनने जो पीरियोडिक टेबल बनाया उसके लिए मुझे स्पेस, समय दोनों चाहिए, तभी आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। हालांकि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल याद कर पाना पूर्णतः असंभव है, क्योंकि उसका कोई भी एक बेसिक रूल नहीं है। लेकिन जितना पीरियोडिक टेबल मैं बना दूंगा आप फिर जान लीजिए वही उतना ही आएगा, उसके बाहर कुछ नहीं पूछेगा, क्योंकि जिस तरह से मैं उसको डिजाइन करूंगा उसमें उसकी सारी गलतियां छुप जाएंगी और सारी गलतियां बाहर आ जाएंगी और आपको उनको अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। जैसे मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में टोटल 8 परपेंडिकुलर लाइंस थी, जिनको कॉलम बोला गया। 1 2 3 4 5 6 7, यानी 1 2 3 4 5 6 7, एक और लेना पड़ेगा 8। अब उसने 8 तो परपेंडिकुलर लाइंस रखा, इनको बोला फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड एट। हर परपेंडिकुलर लाइन को उसने बोला ग्रुप और उसने 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस रखी। सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस को बोला गया पीरियड। काउंट करते चलिएगा। अगर 1 2 3 4 5 एक और खींच दूं तो नीचे 6 और उसके नीचे 7 हो जाएगा। उसने हर परपेंडिकुलर कॉलम को 2 पार्ट में डिवाइड किया, फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकेंड ए सेकेंड बी। थोड़ा पेशेंस रखिएगा, ऐसा पढ़ा दूंगा जैसा कभी आपने सोचा भी ना होगा। थर्ड ए एंड थर्ड बी एंड सो ऑन। कहो तो पूरा लिख दूं, चलो भाई थोड़ा समय ही ले लेता हूं। फोर्थ ए फोर्थ बी, इसको भी 2 सब पार्ट में डिवाइड किया। फिफ्थ ए फिफ्थ बी, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया। सिक्स्थ ए सिक्स्थ बी, और इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया। सेवेंथ ए और सेवेंथ
भी जल्दबाजी की स्कूल मत बोलने दो पार्ट में डिवाइड किया, इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन कि क्या ग्रुप 8 को भी दो पार्ट में डिवाइड किया? नहीं, ग्रुप 8 में कोई भी पार्टीशन नहीं हुआ। अब आप देखें तो सफिक्स में ए और बी का इस्तेमाल हो रहा है। बेटा ए जो है ना वो स्टैंड करता है एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए, और बेटा जो बी है वो स्टैंड करता है किसके लिए? ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए। यानी जहां जहां ए है उसके नीचे या तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे या पी ब्लॉक के एलिमेंट होंगे, और जहां जहां बी है उसके नीचे ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, बी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये सब मैंने डोराने ट्रायल रूल में आपको याद करवा रखा है, और याद करेंगे तभी कुछ इफेक्टिव रिजल्ट आ पाएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा। अब जरा देखें उसने पहले में रखा किसको? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ध्यान रखना जितना मैं लिख दूंगा वही उतना पर्याप्त है, उससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं बचेगी आपको, ना ही उससे ज्यादा कुछ कंटेंट है। उसके बाद CU, AG और एक इसको छोड़ करके आप लिखेंगे AU। जिसमें आपने K और CU को रखा है उसमें 8 में आ जाइए तो आयरन, कोबाल्ट, निकिल। उसके ठीक नीचे है RU, RH, PD। फिर गोल्ड वाले कॉलम में था आपका OS, IR, PT। ये इतना आपको ध्यान रखना है, तब बात बन पाएगी, तब मजा आ पाएगा। अब आइए हम देखते हैं सबसे पहले कि इसके क्या क्या डिमेरिट्स रहे और कैसे बातों को समझाया। तो ये मुझे थोड़ा स्पेस की जरूरत लगेगी और मैं पीरियोडिक टेबल मिटा नहीं सकता। सबसे पहला डिमेरिट जो था, आप एक एक करके देखते चलिए और उसको मेमोराइज भी करते चलिए। सबसे पहला जो डिमेरिट था किसका? मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का, वो ये था पोजीशन ऑफ आइसोटॉप। बेटा आइसोटॉप उनको बोलते हैं जिनका एटॉमिक मास तो सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर क्या हो, अलग अलग। अब अगर उसने इसको एटॉमिक मास के बिहाफ पे क्लासिफाई किया है तो अगर हम आइसोटॉप ले लेंगे जिनका एटॉमिक मास क्या हो, सेम हो, तो 2 या 3 अलग अलग आइसोटॉप का एक ही पोजीशन आ जाएगा कि नहीं? ये बात जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। मान लीजिए हमारे पास कोई 3 आइसोटॉप है, सपोज कर लीजिए X है, X का कोई एलिमेंट है, इसके मान लो आइसोटॉप है, तो सपोज कर लो ऐसे, चलो हाइड्रोजन भी ले लेता हूं। हाइड्रोजन आप जानते हैं तो इसके 3 आइसोटोप पाए जाते हैं, प्रोट्रियम 1H1, ड्यूटेरियम 1H2 और ट्राइट्रियम 1H3। इसी तरह से अगर आप कार्बन की बात कर लीजिए तो कार्बन के भी C12, C13, C14 तीन आइसोटोप पाए जाते हैं। अब बताओ कि हाइड्रोजन के ही 3 पोजीशन हो जाएंगे कि नहीं, क्योंकि इसमें पोजीशन का बेस क्या था? एटॉमिक मास। बताओ कार्बन के 3 पोजीशन हो जाएंगे कि नहीं, क्योंकि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में पोजीशन का बेस क्या था? एटॉमिक मास। यानी सबसे पहला डिमेरिट जो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का था वो ये था कि द पोजीशन ऑफ ऑल आइसोटॉप्स इज कंप्लीटली कंट्रोवर्शियल। इज कंप्लीटली कंट्रोवर्शियल मतलब कि हम किसी भी आइसोटोप के पोजीशन को नहीं बता सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते हैं? क्योंकि इसके क्लासिफिकेशन का आधार ही क्या था? एटॉमिक मास। आइसोटोप में एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटॉमिक मास हो सकते हैं, तो एक ही एलिमेंट का अलग अलग पोजीशन आ जाएगा। इसलिए मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल अपने पूरी रहती जिंदगी और आगे भी कभी एटॉमिक आइसोटोप के पोजीशन को बता नहीं पाएगा। दूसरा डिमेरिट क्या रहा? दूसरा डिमेरिट ये रहा कि इन्होंने बोला कि मैं सारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इन्होंने बोला कि हम सारे एलिमेंट को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख रहे हैं, लेकिन इनने 4 पेयर ऐसे रखे जहां ये अपनी बात को ही लागू नहीं कर पाएगा। वो 4 पेयर कौन है मैं आपको बता देता हूं, फिर से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इनने बोला था कि मैं सारे एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के किस में रख रहा हूं? इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख रहा हूं, लेकिन इनके पास 4 पेयर ऐसे थे जिनमें ये बात पूरी तरह से लागू नहीं होती थी। उसमें एलिमेंट्स एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं रखे गए थे। वो 4 एलिमेंट, वो 4 पेयर कौन कौन है देख लीजिए।
ये 4 पेयर हैं, यानी कि आर्गन पोटेशियम और टेलियम आयोडीन थोरियम बेरिलियम और कोबाल्ट और निकेल। ये 4 पेयर, इनको साइंस के लैंग्वेज में एनामोलस पेयर भी बोला जाता है। एनामोलस उसको बोलते हैं जो बताई गई बात के उल्टा चले, एनामोलस पेयर बोलते हैं। ये 4 पेयर हैं। इसको याद रखने का जो मेरे पास जिंगल है वो भी मैं लिख देता हूं। इसको मैं याद रखता हूं कैसे? आमिर खान आर्गन और पोटेशियम, तेरी इच्छा, इच्छा मन, तेरी इच्छा, तेरी इच्छा TEI, ठंडा पानी, ठंडा पानी TH और PA, क्यों नहीं। मैं तो ऐसे याद रखता हूं, आपके पास कोई और ट्रिक हो, कुछ और तरीका हो तो बहुत अच्छी बात है, वैसे याद रख लीजिएगा। अगर कोई तरीका ना हो तो ऐसे याद रख लीजिए, क्योंकि ये सीधा क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछेगा कि which one is the anomalous pair of Mendeleev's periodic table। तो जानते रहिएगा 4 पेयर ऐसे हैं जो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। इसकी जरा धरातल पे आइए, गंभीरता से बात को समझिए। यानी अगर आर्गन पोटेशियम से पहले आता है तो आर्गन का एटॉमिक मास पोटेशियम से क्या होना चाहिए? कम। चेक कर लेना, इंटरनेट होगा, गूगल कर लेना, आर्गन का एटॉमिक मास पोटेशियम से क्या आ जाएगा? ज्यादा। यही सारे केसेस में फॉलो होगा। कोबाल्ट निकिल से पहले आता है तो मेंडलीव के हिसाब से कोबाल्ट का एटॉमिक मास निकिल से क्या होना चाहिए? कम। चेक करोगे क्या निकलेगा? ज्यादा। इस बात का भी जवाब नहीं दे पाया और काफी इंपॉर्टेंट है, सारी बातों में से ये बात काफी इंपॉर्टेंट है। ये 4 एनामोलस पेयर जो कि एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर वाले स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करते। तो इस तरह से हमने 2 डिमेरिट्स को बता दिया। पहला क्या था कि पोजीशन ऑफ आइसोटोप इज कंप्लीटली कंट्रोवर्शियल, एंड द सेकंड डिमेरिट इज that there are 4 anomalous pairs are present which do not follow the statement that the elements are arranged in the increasing order of their atomic mass। तीसरा डिमेरिट क्या था? उसने बोला था कि मैं बहुत ईमानदार हूं, मैं एक जैसी प्रॉपर्टी दिखाने वाले एलिमेंट्स को एक साथ रखूंगा। क्या बोला उसने? उसने कहा मैं बहुत ईमानदार हूं, मैं एक जैसी प्रॉपर्टी दिखाने वाले एलिमेंट्स को एक साथ रखूंगा। जरा देखो, अगर हम इसकी बात कर लें, जगह की कमी है, थोड़ा सा ध्यान दें। अगर हम इसकी बात करें तो ये CuAgAu और ये कौन है? ये सारे हैं एल्कली मेटल ग्रुप 1 के। अब आप अगर देखें तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम अपने अपने पीरियड में सबसे बड़ी साइज रखते हैं, एंड दे ऑल आर एल्कली मेटल एंड हाईली रिएक्टिव। क्योंकि साइज बड़ी होती है तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाते हैं। इलेक्ट्रॉनों का लेन देन ही केमिकल रिएक्शन कहलाता है। तो ये हाईली क्या हो जाएंगे? रिएक्टिव हो जाएंगे। अब इन्हीं के साथ रखा है उसने CuAgAu, इन्हें क्वाइनेज मेटल भी कहते हैं, क्योंकि बहुत पुराने समय से जो सिक्के बनाए जाते हैं उनके इस्तेमाल में इन 3 धातुओं को, 3 मेटल्स को पूरी तरह से यूज किया जाता था। इनको बोला जाता है क्वाइनेज मेटल, हिंदी में बोलते हैं सिक्का धातु। अब जरा देखिए, CuAgAu दे आर लेस रिएक्टिव, ऑलमोस्ट इनर्ट, यानी ये आसानी से रिएक्शन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इनकी साइज छोटी होती है और इनकी ये प्रॉपर्टी भी है कि किसी से जनरल तौर पर रिएक्शन नहीं करते हैं। जब माइनिंग वगैरह में Au और Ag पाया जाता है तो ऑलमोस्ट फ्री कंडीशन में पाया जाता है। फ्री कंडीशन मींस ये वाटर से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑक्सीजन से इजीली रिएक्ट नहीं करते हैं। सिल्वर तो थोड़ा बहुत ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, गोल्ड तो बिल्कुल भी नहीं करता है। तो जान लीजिएगा कि ये लेस रिएक्टिव थे और ये हाईली रिएक्टिव थे। अब बताओ, उन्होंने बोला था कि मैं एक जैसी प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को एक साथ रखूंगा, यानी कि लेस रिएक्टिव के साथ लेस रिएक्टिव होना चाहिए और मोर रिएक्टिव के साथ मोर रिएक्टिव होना चाहिए। अपनी बात की ही ऐसी की तैसी करा दिया। उन्होंने क्या कर दिया? एक ही ग्रुप में फर्स्ट ए में रख दिया हाईली रिएक्टिव को और एक ही ग्रुप के फर्स्ट बी में रख दिया लेस रिएक्टिव को। जनता ने जवाब पूछा कि आपने तो बोला था कि एक जैसी प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को एक साथ रखूंगा, और यहां तो आपने तमाशा कर दिया, आपने हाईली रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव को एक साथ रख दिया। इनकी प्रॉपर्टी एक जैसी कहां है? ये तीसरा डिमेरिट था। तीसरा डिमेरिट क्या? कि मेंडलीव
put the elements having different property with same group. Means those elements which have different properties, they are not present in different group, they are present in same group. जब स्टेटमेंट क्या था कि सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट को एक साथ रखा जाएगा, अलग अलग प्रॉपर्टी के एलिमेंट को अलग अलग रखा जाएगा, इसको फॉलो नहीं किया। चौथी कमी जो मेंडलीव की थी, वो चौथी कमी ये थी, इसी कमी का उल्टा। जरा देखिए कि एयू को कहां रखा है, फर्स्ट बी में यानी फर्स्ट ग्रुप में, और प्लैटिनम को कहां रखा है, ग्रुप नंबर 8 में। एयू और प्लैटिनम इनर्ट मेटल्स के नाम से जाने जाते हैं। किसके नाम से जाने जाते हैं? इनर्ट, मतलब ये किसी से रिएक्शन नहीं करते जल्दी, दे आर इनर्ट। अब जरा बताओ, सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट को अलग अलग रख दिया कि नहीं? क्या बोला था कि सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट को एक साथ रखूंगा, और रखा कहां? अलग अलग। यानी पहले नियम का ठीक उल्टा, जैसे अलग अलग प्रॉपर्टी को क्या रख दिया? एक साथ, जबकि बोला क्या था? अलग अलग प्रॉपर्टी कहां रखूंगा? अलग अलग। दोबारा देख लीजिए, सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को कहां रख दिया? अलग अलग, जबकि क्या बोला था? सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट को कहां रखूंगा? एक साथ। तो ये मुख्य डिमेरिट है, प्रिंसिपल डिमेरिट्स ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, जिसमें नंबर 1 क्या था? पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। नंबर 2 क्या था? एनामोलस पेयर्स। नंबर 3 क्या था कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स को एक साथ रख दिया। नंबर 4 क्या था? सेम एलिमेंट, सेम तरह की प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स को, यानी गोल्ड और प्लैटिनम, इनकी प्रॉपर्टी क्या है? सेम। सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स को कैसे रख दिया? अलग अलग। अब एक शब्द आता है EKA, ऐसे लिखा आएगा, जैसे मान लीजिए पूछ लिया EKA, तो इसका मतलब समझना। जैसे मान लो मैं ले लेता हूं, कोई एक ग्रुप उठा लेता हूं, ऑक्सीजन सल्फर वाला। अगर कहीं लिखा है EKA SE, तो ठीक उसके बाद आने वाला एलिमेंट होगा, यानी कि T। जैसे मान लीजिए है सब बीमार, जैसे बोल दिया कि EKA आर्सेनिक, तो ठीक उसके बाद आने वाला एलिमेंट होगा SB, यानी एक तरह का ये क्या था? प्रीफिक्स था, जिसके सामने लगा है उसके बाद वाले एलिमेंट को। अगर EKAS लिखा है तो उसका मतलब आर्सेनिक नहीं होगा, उसका मतलब क्या होगा? एंटीमन। हो क्या आप समझ गए होंगे? जिसके सामने EKA लिखा होगा उसके बाद वाला एलिमेंट का मतलब होता है उसका। तो उम्मीद करता हूं कि यहां से आपको समझ में आया होगा। यहां से जो ओल्ड डेज के क्लासिफिकेशन थे वो खत्म होते हैं। इन वीडियो को ध्यान से देखिए और इनमें जो भी रहस्य छुपे हुए हैं इनको अच्छे से समझिए, और एग्जाम में आप अच्छे से तैयारी करें। बाकी जो है मेरे बेस्ट विशेष सारे बच्चों के साथ हैं। आप लोग अच्छा कर भी रहे हैं, और अच्छा करिए तो और मजा आएगा। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना पर्याप्त।